ओके, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था असर्टिव सेंटेंस और उसके काइंड से रिलेटेड डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। ओके, सो इन दिस सेकंड वीडियो हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ डेफिनेशंस देखा जाए, द सेंटेंस which is used to ask a question, the sentence which is used to ask a question, तो दैट मीन्स इसका सेंस ये निकलता है कि वह वाक्य जिसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम उसका यूज प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, दैट मीन्स कि वो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये कहा, डिड यू नो मी, डिड यू नो मी। तो यहाँ जो ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ये पूर्णतः क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, और वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेकेंड एग्जांपल, सपोजिंग व्हाई डू यू नॉट गो देयर, व्हाई डू यू नॉट गो देयर। तो ये जो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो भी इससे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। दैट मीन्स तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो आपको मैं बता दूं इसके नोट के थ्रू, ओके, दैट इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क्स, विथ क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो हमेशा किस चीज पर खत्म होता है, किस चीज के साथ खत्म होता है, तो क्वेश्चन मार्क्स के साथ। ठीक है, तो अगली टॉपिक पे हम लोग जानेंगे इसके काइंड्स के बारे में। दैट मीन्स कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहला जो होगा वो कहलाता है येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन। ओके, और जो यहाँ सेकेंड वाला होता है उसे कहते हैं WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ओके, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और जैसे ही इसको कंप्लीट करने के बाद मैं अगला जो स्टेप होगा उसमें येस नो क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ओके, तो देखिए, जैसा कि पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो काइंड्स होता है मैंने बताया था येस नो क्वेश्चन, और इस येस नो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझेंगे। दैट मीन्स व्हेन अ सेंटेंस starts from helping verbs, helping verbs, और ध्यान रहे स्टूडेंट्स की हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कहा जाता है, एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब्स इज कॉल्ड येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाया, येस नो क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल देखेंगे, देखिए जैसे डज ही कम हेयर, डज ही कम हेयर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत इसेंशियल है। ठीक है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन मार्क्स का यूज यहाँ नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो करेक्ट बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क्स लगाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल अब देखेंगे। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है वहां भी हम देखेंगे कि एक्चुअली वर्ब से दोनों सेंटेंस क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है। यहाँ किस पंक्चुएशन का यूज करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। इस चीज को बहुत ही बारीकी से आप लोग को ध्यान रखना है दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो अब हम आपको यहाँ पर कुछ नोट्स, इसके कुछ इसेंशियल फैक्ट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। तो इसके इसेंशियल फैक्ट्स के बारे में ये जानेंगे कि देयर आर some helping verbs like is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will, can, may, should, would, could, might, must, etc. ओके, ये जो भी आप देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। और अगर इनका यूज सेंटेंस के स्टार्ट्स में हो जाता है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में अगर इनका यूज होता है तो दैट मीन्स कि वो जो सेंटेंस हुआ येस नो क्वेश्चन, और येस नो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही काइंड होता है, जैसा आपको पता है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक अनदर पॉइंट्स आप लोग जान लेंगे, जब हम किसी भी सेंटेंस का फाउंडेशन करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। पहला होता है सब्जेक्ट, पहला क्या होता है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, वर्ब, और तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इन थर्ड स्टेप्स को मिलाकर हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सब्जेक्ट दैट मीन्स कि जो वर्ब को कर रहा है, जो एक्शंस कर रहा है, ठीक है। वहां पर जब हम एक्शंस की बात करेंगे तब हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ब जो हुआ यहाँ पर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला चीज हम देखेंगे, जैसे पहला वाला जो पार्ट हो जाता है वो हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरा होता है वो प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। तो हमेशा सेंटेंस का फाउंडेशंस के बारे में ध्यान देंगे। तो पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब के 2 काइंड्स में, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब जाकर इस तरह से हम सेंटेंस के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर किसी सेंटेंस के टेंस के बारे में रिकॉग्नाइज करना है, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसके टेंस के बारे में आपको अगर पहचान करना हो, रिकॉग्नाइज करना हो, तो आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट? तो एब्सोल्युटली हम वर्ब पर फोकस करेंगे, क्योंकि वर्ब शोज दैट विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस एंड टेंस इज, ठीक है। तो वो वर्ब शोज करता है, वर्ब दिखाता है कि सेंटेंस में किस तरह का टेंस यूज किया गया है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में अब हम देखेंगे, ये तो मेन में आप लोग का नोट्स पॉइंट में बता रहा था। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा यस नो क्वेश्चंस के बाद WH क्वेश्चंस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, सो नेक्स्ट अगला हम जैसे बात करेंगे WH क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। WH क्वेश्चन ये जो हमारा है वो सेकेंड काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WH क्वेश्चन इज द सेकेंड काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इससे रिलेटेड
हम डेफिनेशंस को देखेंगे। जैसे when a sentence starts या begins from WH words like what, where, when, who, why, whence, whom। उसके बाद आता है which, how, etc. is called WH question, is called WH question। That means अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे इसके डेफिनेशंस को। जैसे जब कोई वाक्य जो अगर WH वर्ड्स से शुरू होता है, अगर कोई वाक्य WH वर्ड्स से शुरू होता है, वो WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्जांपल्स लाइक यहाँ दिया हुआ है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, व्हेंस, हूम, व्हिच, हाउ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। अगर इनसे किसी सेंटेंस का स्टार्ट होता है, स्टार्ट किया जाता है, दैट मीन्स कि वो WH क्वेश्चन हुआ। अब जैसे इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो पहला एग्जांपल यहाँ पर क्या शो कराता है? जैसे व्हाट डिड यू ईट इन लंच, व्हाट डिड यू ईट इन लंच। ठीक है, तुमने लंच में, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है देखिए व्हाट से स्टार्ट हुआ, व्हाट जो कि WH क्वेश्चंस को क्या करता है? रेफर करता है। ठीक है, तो जब भी WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा दैट मीन्स कि वो सेंटेंस हमारा WH क्वेश्चन होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट इस पर जरूर ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क्स को रिमूव नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं, उसको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल टू पॉइंट ऑफ दिस नोट। सेकेंड, लाइक सेकेंड एग्जांपल यहां पर हो जाएगा वेयर डू यू लिव। आप ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार सुनेंगे कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ जो वेयर है वो क्या है? WH वर्ड से, और इस WH वर्ड आ जाने के कारण अभी क्या हो गया? तो हमारा WH क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसी में अगर मैं मान लीजिए वर्ड को कवर कर देता हूँ, सपोजिंग वर्ड को कवर कर लीजिए और ये सपोज कीजिए कि डी यहाँ पर जो है वो कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, तो अब ये कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? यस नो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब वर्ड को कवर किया जा रहा है तो डिड क्या हो जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो यस नो क्वेश्चन कहलाता है। ओके, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अगर वेयर को मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ तो डू से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डू को मान लीजिए यहाँ पर जो डी है उसे कैपिटल में रखेंगे, तो तब यहाँ पर ये जो सेंटेंस हुआ अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा और अब ये जाकर यस नो क्वेश्चन कहलाने लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस का जो मेन फैक्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगला जो कि सेंटेंस का थर्ड काइंड्स होता है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के थर्ड काइंड्स के बारे में हम देखेंगे। When a sentence expresses the meaning of, when a sentence expresses the meaning of request,
ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट, कमांड, etc. is called imperative sentence. Is called imperative sentence. Okay? तो यहाँ पर जो मैंने imperative sentence का definitions लिखा हुआ है वो ये शो कर रहा है कि जब कोई वाक्य, ठीक है, या जब किसी वाक्य से आग्रह का मीनिंग एक्सप्रेस होता है, ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइस यानी सलाह, सजेस्ट यानी सुझाव, और कमांड यानी निर्देश देना, ठीक है। तो इस तरह से किसी सेंटेंस में मीनिंग का एक्सप्रेशन अगर हो, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो वैसे इंपरेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स में इंपरेटिव सेंटेंस का ऊपर में लिखता हूँ। जैसे पहला, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। तो अगर इस सेंटेंस को कहा जा रहा है गो देयर, तो गो देयर कहने से किस मीनिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है? आपको पता है ऑर्डर को किया जा रहा है कि नहीं? तो जब ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ऑर्डर किस सेंटेंस में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस। तो दैट मीन्स कि ये सेंटेंस कौन सा हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, अगला सेकंड, जैसे मान लीजिए काइंडली गिव मी योर पेन, काइंडली गिव मी योर पेन, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर जो काइंडली गिव मी योर पेन आया हुआ है, यहाँ इस वर्ड पर फोकस करना है जो कि काइंडली का यूज हुआ है। तो काइंडली के यूज हो जाने के कारण ये जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का यूज अवश्य रहेगा, ठीक है। ये मस्ट है, ये मस्ट है। अगर रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन होगा तो उसमें काइंडली या प्लीज दोनों में से कोई एक जरूर लगा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड वाले का हम देखेंगे यहाँ पर एडवाइस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हो जाए। सपोजिंग हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये क्या हो गया? एक एडवाइस हो गया, ठीक है। सॉरी, हेल्प द पुअर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? एडवाइस का शो कर रहा है, ठीक है। अगला जो अब हमारा होता है सेंटेंस का फोर्थ नंबर, ठीक है। तो सेंटेंस का जो चौथा काइंड्स है वो कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो सेंटेंस जो मैंने फर्स्ट चैप्टर इसलिए यहाँ रखा हुआ है क्योंकि इसका यूज ग्रामर के हर चैप्टर में किया जाता है, ठीक है। ग्रामर के हर चैप्टर में, वो चाहे टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, रिमूवल टू हो, डिग्री हो, एम्फैटिक हो, क्वेश्चन टैग हो, मतलब कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रख लें या स्पोकन में या रीडिंग सेक्शन या राइटिंग सेक्शंस, किसी भी सेक्शंस की अगर बात करेंगे तो सेंटेंस का यूज करना पड़ता है, वो चाहे बोलते वक्त, सुनते वक्त या लिखते समय, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड और डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। The sentence which expresses the meaning of pray, bless, curse, wish, is called optative sentence, is called optative sentence, okay। तो अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस लिखा हुआ है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ प्रे, दैट मीन्स प्रार्थना, ठीक है।
इसके बाद आता है ब्लेस, दैट मीन्स आशीर्वाद, कर्स दैट मीन्स श्राप देना, एंड विश इच्छा। तो वैसा सेंटेंस जिसको पढ़ते समय या पढ़ लेने के बाद अगर आप उससे मीनिंग प्रे का एक्सप्रेशन हो रहा है, ब्लेस का एक्सप्रेशन हो रहा है, कर्स हो रहा है या विश का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो जो सेंटेंस हो वो रेफर करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस को, ठीक है, वो एक्सप्रेस कर रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ओके, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे इसके एग्जांपल से रिलेटेड, जैसे मे यू, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसके एग्जांपल से रिलेटेड, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अगला सेकेंड एग्जांपल, मे यू डाई सून, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स मैंने आप लोग के सामने रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे पहले वाले में क्या मैंने बताया, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस से किस मीनिंग को एक्सप्रेस किया जाए, यहाँ पर सिर्फ 4 मीनिंग्स में आपको चूज करना है। पहला प्रे, ब्लेस, कर्स एंड विश, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है वो किस मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, देखिए पहला सेंटेंस की बात करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, दैट मीन्स कि आप दीर्घायु हो। तो यहाँ पर ये ब्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस जिससे कि इन चारों में से किसी का भी एक्सप्रेशन हो, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को रेफर करता है, ठीक है, शो करता है। अगला जो सेकंड एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है, मे यू डाई सून, तुम शीघ्र मरो, तुम शीघ्र मरो, देखिए बिल्कुल अपोजिट है इसका, है कि नहीं। तो अपोजिट होने के कारण आपको इसके मीनिंग को एज्यूम करना है, ठीक है, उसको कैच करना है, मीनिंग को कैच कीजिए। पहले कौन सा मीनिंग है जल्दी बताइए, मे यू डाई सून, तो मे यू डाई सून यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कर्स, कर्स मतलब श्राप देना, निंदा करना। आप यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने से श्राप दिया जा रहा है, निंदा किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस हुआ वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। मैं नोट के तौर पर इसके 2 नोट्स होते हैं, वो मैं आपको ऊपर में शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तब तक आप लोग इसे कॉपी में बिल्कुल नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला जो कि नोट 1 रहेगा वो देखिए क्या रहेगा। नोट 1 में हम लोग बात करेंगे, इट ऑलवेज starts from May, it always starts from May, ठीक है। यानी जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पर मे से ही वो स्टार्ट होता है, हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा, इट्स ओके। अगर सेकंड एग्जांपल, सेकंड नोट्स की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी सेकंड नोट्स की बात करेंगे, तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स से खत्म होगा, ठीक है, समाप्त होगा। अगला, अब इससे रिलेटेड आपको मैं एक और पॉइंट बता दे रहा हूँ, वो मैं अर्ली आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है मे, वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोजिंग सिर्फ इतना लिखा रहेगा, यू डाई सून, यू डाई सून, मे नहीं लिखा रहेगा। तो मे नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्टेटिव नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको वहां पर समझना है। अगर मे को भी हटा दे रहा हूँ तो मीनिंग भी तो कर्स का ही निकल रहा है कि नहीं, तो फिर भी मीनिंग कर्स ही निकल रहा है, दैट मीन्स कि फिर भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही हुआ, बट एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं हटेगा, हाउ टू एनी कंडीशन, ठीक है, किसी भी कंडीशंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो मे रहे न रहे आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 मेन फैक्ट्स हो गया कि जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा मे से स्टार्ट होता है। मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, मे क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब्स है। और ये हमेशा इंस कैसे होगा, इसका ये फिनिश कैसे होगा, ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ, ठीक है। अगला जो हम बात करेंगे अब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस चैप्टर का लास्ट काइंड्स रहेगा, ठीक है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। When a sentence expresses the meaning of love, hate, surprise, wonder, sorrow, joy, etc. is called exclamatory sentence, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस, उस सेंटेंस में लव का एक्सप्रेशन होगा, हेट, सरप्राइज, वंडर, सॉरो, जॉय, या फिर कोई सडन फीलिंग्स, यानी आप किसी चीज को देख रहे हो और अचानक से वो आपके वर्ड्स पर आ जाता है, आपके माउथ पर वो वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाता है सडन फीलिंग्स, ठीक है। तो वैसी चीजों को एक्सप्रेस करने अगर हो तो दैट मीन्स कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे टुडे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ये सेंटेंस देख रहे हो, पहला एग्जांपल है ये, तो यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया गया है टुडे, ठीक है। तो और टुडे के बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी आया हुआ है और इसके बाद लिखा हुआ है वी हैव वॉन द मैच। तो आप ये बताओ इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या जॉय का एक्सप्रेशन हो रहा है या सॉरो का? अगर कोई भी मैच जीतता है तो उससे तो उसकी खुशी होती है, तो दैट मीन्स कि ये क्या हुआ, ये हैप्पीनेस वाली थिंग हुई। और हमेशा हम अगर जॉय की बात करेंगे या हैप्पीनेस की बात करेंगे तो उस टुडे का यूज हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स जरूर दिया रहेगा, जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी इसका यूज किया करते थे, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल जो कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल sight it is, what a beautiful sight it is। तो ये भी क्या हुआ, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, क्या सुंदर दृश्य। तो अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल्स को शो करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड एग्जांपल्स जो कि सॉरोनेस से रिलेटेड हम कुछ देंगे, ठीक है। अलास ही डिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलास ही डिड, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या का मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, दुख का। सॉरो का मीनिंग यहाँ पर एक्सप्रेशंस हो रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर अलास जो है जिसका मतलब होता है हाय। तो इस वर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं, जब बहुत बड़ी दुख की स्थिति हो, जब बहुत बड़ा सॉरोनेस हो, ठीक है, तब हम यहाँ पर इसे हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा इस सेंटेंस का जो दो पार्ट में ये मैंने वीडियो बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट में मैंने आप लोग को ये बताया कि इसके काइंड से रिलेटेड, इसका डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, इसके जो मेन फैक्ट्स होते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया आप लोग से। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि कोई नया टॉपिक लाता हूँ, ठीक है।
जो सेंटेंस के बाद और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक का आने तक का आप लोग वेट कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक में आकर आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए कि वो टॉपिक कौन सा है, उसे अच्छे से लर्न कीजिए, उसे अच्छे से रीड कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, और कंटिन्यूअसली आप अपने रिवीजन को और अपने लर्निंग एक्शंस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इससे आप लोग को ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को ध्यान रखना है कि इसके बाद जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आप अपने प्रॉब्लम्स, इश्यूज को ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।